साबिक हैं वजीर आजम, ऐसा झूठा शक खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इमरान खान पहले भी झूठ बोल रहा था और इमरान खान आज भी झूठ बोल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की अलामत है और उसके ऊपर कल आप मोहर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बयान दिया है कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, इसका एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अब इस पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से हमारे वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने यकसर मुस्तरद किया है अमेरिकी सदर के बयान को। और इस पर अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सफ़ीर जो कि इस्लामाबाद में मुतय्यन है डोनाल्ड ब्लूम, उन्हें दफ्तर ख़ारजा में तलब करके एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया है और उनसे अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान पर वजाहत भी मांगी गई है। अब इस सारे मामले पे नाज़रीन, जहाँ एक तरफ पाक अमेरिका ताल्लुकात के जो हुकूमती दावे थे कि ताल्लुकात में बेहतरी आ गई है, बहाली हो रही है, उसकी कलई तो आज अमेरिकी सदर के बयान ने खोल दी है। तहम एक सियासी बहस भी मुल्क के अंदर छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो हमें हटाया गया, इक़्तिदार से निकाला गया, अमेरिकी साजिश का हमने एक बयानिया बनाया था, आज वो सारी बातें दुरुस्त साबित हो गई हैं। इमरान खान को इसीलिए हटाना मकसूद था कि एटमी प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का वो हदफ है और वो लीडरशिप जिसके पैसे बाहर पड़े हैं वो पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। खान साहब ने भी एक तवील इस पर जो है हुकूमत की हर्जा सराई की। एक अच्छी चीज़ ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो पोजीशन में है या गवर्नमेंट में है, सब ने ही ये कहा कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज तरीन है। तहम इस बयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बयानात सामने आए हैं। खान साहब ने कहा कि कौमी सलामती जो है इस लीडरशिप, इस हुकूमत के होते हुए ख़तरे में है। तहम मरीम नवाज़ ने भी इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो इस मौके पर भी अपने ही मुल्क को, अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब इस मामले पर नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि यह बयान किस तनाजुर में आया, इसका पस मंज़र क्या था, मकसद क्या था इसका, और काफ़ी ज़्यादा जो सियासी बात हो रही है मुल्क के अंदर उससे इससे क्या ताल्लुक़ है। और नाज़रीन जो अहम मामला है, कल यानी इतवार के रोज़ एक ज़िमनी इलेक्शन, बड़ा ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के अंदर होने जा रहा है जिसकी तैयारियां भरपूर जो है वो दोनों तरफ से नज़र आ रही हैं। इमरान खान जो है वो 8 में से कौमी असम्बली के 7 हल्कों पर ख़ुद मैदान में है और उनका मुकाबला ज़ाहिर पूरी PDM से है। कहीं ANP से उनका मुकाबला है, कहीं JUI से, कहीं पीपल्स पार्टी से, कहीं नून लीग से, कहीं MQM से। तो एक ज़बरदस्त इलेक्शन देखने को मिलेगा जिसका आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पर, मुल्की सियासी सिमत पर गहरा असर मुरतब होगा। किसी की तैयारी है प्रोग्राम में आज का डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हम डॉक्टर मारी सुल्तान साहब से बात करेंगे, प्रोग्राम में दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दबास से इनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो अमरीकी सदर का बयान सामने आया उस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वजाहत जारी की। उन्होंने कहा कि उस पर यकसर उसको रद्द किया और साथ ही अमेरिकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा में तलब करके वजाहत की बात की। उन्होंने क्या कहा मज़ीद ज़रा सुन लें। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA. अब ये तो नाज़रीन प्योरली इस प्रोग्राम से मुतल्लिक, एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वजाहत भी सामने आ गई और बाकी भी इन्होंने बताया एक्शन प्लान क्या है। लेकिन तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इसका एक, जहाँ हम देखते हैं कि खारजा अमूर पे इसका एक ताल्लुक है, दूसरा इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है इस सारे मामले का, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक्सप्लॉइट कर रही है भरपूर तरीके से। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से सारे मामले को इमरान खान को हटाए जाने के मामले के साथ रिलेट किया है। वो मज़ीद क्या कह रहे थे ज़रा इस बयान में सुन लें। तो आखिर इमरान खान को क्यों हटाया गया? इमरान खान में और शहबाज शरीफ में क्या फर्क था? इमरान खान के खिलाफ ही ये साजिश क्यों हुई? उसका एक सबूत कल आपको बाइडेन की स्टेटमेंट से मिल जाता है, क्योंकि इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की तरफ, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, जबकि इन तमाम लोगों के मुफादात इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको ब्लैकमेल करना आसान है।
जी नईम भारत लोधी साहब, पहले तो ज़रा जो बयान आया अमेरिकी सदर का, आपको क्या लगता है कि किस तनाजुर में उन्होंने ये बयान देने की कोशिश की? चूँकि अचानक से चीन और रशिया की बात हो रही थी और एकदम से उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करके ये कह दिया कि पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है और इसके जो एटमी प्रोग्राम है वो गैर मुनज़्ज़म है, बेकायदा है। पहले उनके बयान की कॉन्टेक्स्ट पे ज़रा बात कर लेते हैं। क्या लगा आपको, ये क्या कोई एफर्ट थी या फिर एकदम से स्पॉन्टेनियसली उनके जहन में आ गया, पाकिस्तान की बात उन्होंने कर दी? बहुत शुक्रिया जी। मेरी अपनी असेसमेंट ये है, मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की फिर मदद की है और जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के दिल और जहन में था वो बात जुबान पर आ गई, जो कि नॉर्मली वो कोशिश करते हैं कि पता ना चले। अभी मैं आपको चंद एक चीज़ें गिनवा देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी वो हमारे मतलब क्या सोचते हैं। अफगानिस्तान से जो उनका विड्रॉल हुआ है उसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराते हैं, हालांकि गलती उनकी अपनी है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। जब कांग्रेशनल हेयरिंग्स हो रही थी और अमेरिकन जनरलों से पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान के किरदार के बारे में, तो एक एक ने एक ही जवाब दिया। मैं बड़े उसको क्लोजली फॉलो कर रहा था। उन्होंने कहा जी ये हम ओपन में बात नहीं करेंगे, आपको इन कैमरा इसका जवाब देंगे। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि क्या वो कहते हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का मिसाइल इधर उधर से होता हुआ पाकिस्तान में गिरा था। आपको मालूम है कि ब्लैक मार्केट में उनके लोग बेचते हुए यूरेनियम बिल्कुल, ये अगर हम खुदा ना खास्ता कुछ करते तो फिर वो देखते यहाँ पर कितना तूफान बरपा होता। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और वेस्ट ने कभी भी किसी मुसलमान मुल्क को एटमी हथियार नहीं बनाने दिए। आपके सामने इराक की मिसाल है, आपके सामने लीबिया की मिसाल है, आपके सामने ईरान की मिसाल है, और थोड़ा सा कोशिश सऊदी अरब ने भी की थी, वो बहुत कम लोगों को पता है। ये तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इसमें से निकल गए किसी न किसी तरीके से। उनको मेरे भाई एक मुसलमान मुल्क के हाथ में एटमी हथियार बिल्कुल वारा नहीं खाते। और पिछले 4-5 महीने की अगर आप डेवलपमेंट देखें, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हुए और चीन थोड़ा सा पीछे हटा, कोई खास पेशरफ सी पैक पे नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सके। भारत की तरफ हमें धकेला जा रहा है कि अपने ताल्लुकात से ठीक करो। इसराइल को मानने के लिए वक्तन फक्तन बातें हो रही हैं। ये बातें ठीक है, ये गलत है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी फौज पे हमले बढ़ गए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं कहता रहा कि जी ये अंकल सैम इज बैक और उसकी पॉलिसी चल रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि शायद लोगों की आंखें खुल जाएं इस बात से कि आपको पता चले कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। वो जो धुले हुए कपड़े की तरह हर 2-3 साल के बाद आपको फेंक देता है, या वो जो पहाड़ की तरह आपके साथ लगातार खड़ा है। आज चीन क्या सोचेगा जब आप अमेरिका से मुतनफर होकर वापस उनके पास जाएंगे कि सर जी वो उससे साड़ी गल नहीं बनी, अभी हम वापस आपके पास आ गए। तो ये तो हमारे सोचने की बातें हैं और करने की। बाकी मैं इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं, कश्मीर है, न्यूक्लियर है, अफगानिस्तान का अमन है, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया, इस पर एक मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि ये ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि इसमें ज्यादा डायकोटमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारे कुछ इंडिविजुअल्स के पर्सनल इंटरेस्ट इतने बड़े और ज्यादा हों बाकी मुल्कों में कि वो नेशनल इंटरेस्ट से भी ऊपर चले जाएं। तो अल्लाह करे। मिसाल के तौर पर सर, मिसाल के तौर पर मिसाल मैं नहीं देता जी। अच्छा सर, हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़ाहिर पाकिस्तान को आगे क्या करना है इस सारे तनाजुर में, जो बयान सामने आया, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस पे आपका जवाब भी मैं लूँगा। मैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपकी क्या राय है कि ये जो बयान आया अमरीकी सदर का, इसकी टाइमिंग या फिर इसका जो पस मंज़र है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है उनका मकसद? बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का। देखें, इसके पस मंज़र में अगर आपको याद हो कि कैरी लूगर बर्मन एक्ट 2009 में, जिसमें से 3 उसके बानी थे, एक बाइडन साहब, दूसरे कैरी और तीसरे रिचर्ड लूगर साहब, उस पर भी पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम के ऊपर कलकल लगाने के लिए बिलखसूस पाकिस्तानी जो अमेरिकन अमदाद है, सिविलियन एड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है पाबंद किया गया था इस बात पे कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करे और पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी महदूद करे कि वो एटमी ताकत बनने में उसके मावन ना बने। और इस वक्त जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी जो सिलसिला है उसको लेके आगे चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। तीसरी जो चीज़ हमें देखने की जरूरत है वो ये कि एक मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी की जाएगी और उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से मुमकिन जो कोशिशें हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन उसमें इजाफा होगा।
इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान की जो इलाकाई ताकत है, जिसमें वो इलाकाई बालादस्ती हासिल कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान की जी हाँ। ऐसी सलाहियत मौजूद है। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम जो आपके प्रोग्राम में बातचीत भी की गई, वो ये है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है या सियासी जो फर्क है, उसको इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर नुकात उठाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, वो ये है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं किसी की जाती मलकियत नहीं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं या कोई और प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ। ये एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान का एक कौमी असासा है, जिसके पीछे आपके तमाम खतोखाल, आपकी एक मुनज़्ज़म तरीके से ना सिर्फ इसके अदारे, इसके मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं, वो आपने उनके तमाम खतोखाल उस लिहाज से उनको जवाब दे दिए हैं और उनको पूरा भी किया है। इसलिए अगर इसको आप सियासी मंजरनामे में लेके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जिसको आप अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। और अगर आप ये काम करते रहेंगे तो जाहिर है इसमें जो भी आपके दुश्मन ममालिक ना सिर्फ उसको इस्तेमाल भी करेंगे बल्कि आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी करेंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इन तमाम चीजों से बालातर है और आप ये तमाम चीजें पूरी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा। जरा साहब, अब हमें करना क्या चाहिए इन हालात में कि जब एक चीज़ वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गई है, वो पॉलिसी जो कि अमेरिका की पहले ढकी छुपी रहती थी, अब खुल के उनके सदर ने यह बात कर दी, किसी और शख्स ने नहीं, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है सारी सूरत हाल को देखते हुए? जी, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में बात तरीके से की जाती है। जी हाँ। यही हम बात करते रहे कि जिसमें हमारे डिप्लोमेट्स कहते हैं कि बैलेंस लाने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसे नजर आता है कि अभी अमेरिका आपको बैलेंस्ड अप्रोच की इजाजत नहीं दे रहा। वो आपसे सीधा सीधा वही सवाल दोबारा पूछ रहा है कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि बात को समझ जाए कि अंदर से इनके दिल में क्या है, उनका असर रसूख यहाँ पे कम करने की कोशिश करे या उनके साथ बार्गेन करे कि अगर आप कोई बात आपके दिल में है तो हमसे हमें बताइए, हमारे पास भी लीवर्स हैं जिसमें हम आपसे कोई बात कर सकते हैं। तो एक तो, और इसमें इसका दो एक्सपर्ट्स जो हमें चाहिए, साफ ज़ाहिर है कि या तो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट जो कि हमारा फॉरेन ऑफिस है वो सर जोड़ के बैठे, और जो हमारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो सर जोड़ के बैठे कि भाई हम यहाँ पर जो पहुंचे हैं, जिस तरीके से हमें बांधा गया और जिसके बाद वो बातें करने के काबिल हुए, क्योंकि आपके हाथ और टांगे बांधने के बाद वो इस काबिल हुए ना कि आपको धुतकारें और वो इस किस्म की बातचीत करें। तो बजाय इसके कि आप रोते रहे और आप थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि अगर ज्यादा मुश्किल वक्त में से गुजर जाएं किसी तरीके से और अपने आप को इकोनॉमिकली आजाद करने में कामयाब हो जाएं, साफ है वो, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो नहीं ये बात कर सकता, तब जाके हमारी खारजा पॉलिसी जो है हो सकेगी। और मुझे नजर ये आता है, वैसे बात भी नजर में जनरली, कि हमारा फ्यूचर ईस्ट की तरफ है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बनता है और वो लोग भी जो हेजमनी ऑफ डॉलर है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, अफगानिस्तान को हमें, और वहां पर ताकि रेल पेल शुरू हो और सेंट्रल एशिया आए और ग्वादर तक उनको आने दें। तो ये काम अगर हम शुरू करेंगे, अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे, तब बात होगी। अब वो जो है ना कि वो छोड़ दे, जो अहमद फराज ने कहा था कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए, तो आखिरी शम्मा आज बुझा दी गई है। ठीक, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आप भी एग्री करती हैं जलील साहब से कि हमें अब अपनी सिमत तब्दील करने की ज़रूरत है, आजकल के हालात से हम आहंग करने की ज़रूरत है, और जो उसमें उन्होंने बात की कि अब हमें दीगर ममालिक की तरफ भी देखना होगा, आप एग्री करती हो? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है नेशनल सिक्योरिटी का, वो होती है हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। वो ज़ाहिर है हम उस पर काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं पीछे, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होने का बड़ा खतरा होता है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने जो है ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेहतर करना है, अपनी मईशी जो आपकी मुज़म्मरात है उनको दूर करना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के साथ साथ हमें बाकी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। लेकिन मेरे ख्याल से हर मुल्क की कुछ रेड लाइन्स हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की रेड लाइन। ये मुमकिन नहीं है कि आप उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएं और फिर उसके बारे में ये तासुर पैदा करने की शायद मुल्क इसके ऊपर हम आंगी नहीं रखता। मेरे ख्याल से ये वाहिद चीज़ है जिस पर तमाम सियासी पार्टीज, तमाम सियासी शख्सियात न सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की इफादियत को समझते हैं, लेकिन इसका जो ताल्लुक है पाकिस्तान की कौमी सलामती से, उसको भी समझते हैं। तो ये एक ऐसी सलाहियत है जिसके ऊपर आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कीमत अदा की है, और इसको इस तरह अगर आप जो है एक तरह से आप मुतनाज़ा सूरत हाल में पहुंच जाते हैं तो ज़ाहिर आपके लिए चैलेंज है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हम दो टोक जवाब दें अमेरिका को। इसके अलावा बाकी ममालिक से अपनी जाहिर है अगर आप ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो आपकी बार्गेनिंग और आपका लेवरेज बेहतर होता है। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब आपका और जनरल साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, ये थी स्ट्रेटेजिक साइड जो कि इस डिस्कशन की हमने डिस्कस की प्रोग्राम के हिस्से में। अब आते हैं पॉलिटिकल जो डिबेट है इसी अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान को लेकर। वो भी बड़ी अहम है कि मुल्क के अंदर एक पूरा सियासी भौचाल आज हम देख रहे हैं, बयानात की भरमार है। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने, अच्छी बात यह है कि तमाम ने एक यकसा उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया कि हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज है, इस पर किसी किस्म की कोई शक व शुबे या सवाल वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी, खान साहब ने कहा कि ये तो हमारी एटमी जो हमारी कौमी सलामती है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं ये लोग, अगर ये इक़्तिदार में रहते। तो मरीम नवाज साहबा ने खान साहब को अटैक किया कि उन्होंने कहा कि डू यू हैव ए पैक ऑफ शेम कि आपने बजाय उन अमरीकियों को जवाब देने के अपने पाकिस्तान के ऊपर ही आपने सारी हर्जा सराई कर दी है। एक और बड़ा अहम मामला है, खुर्रम शाह ज़मान साहब आपकी तरफ आऊँगा कि चलो ये पॉलिटिकल डिबेट तो चल रही है, सारी जो सवाल जवाब चल रहे हैं सारे सियासी बयानियों को इसमें तकवीत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा मामला जो सवाल उठ रहा है वो है जी डेविड फेंटन अर्लग कंपनी के साथ जो आपने अमेरिका में मुआहिदा किया है लॉबिंग का, उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये वो डेविड फेंटन किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि बड़ा खुल के पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग करता रहा। अब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी लॉबियस्ट को हायर किया है। तो अब आप भी क्या अपनी लॉबिंग फर्म चेंज करेंगे अमेरिका के अंदर, चूँकि ये तो बड़ा ख़तरनाक सिमत में मामला चला गया है? देखें समर, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। हम सबसे पहले तो इसको देख लेना कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। देखें अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ग़ुलामों से वो सही तरीके से डील कर सकता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि इमरान खान के होते हुए कभी भी इस तरह की बात वो हिम्मत नहीं कर सकते थे करने की। अच्छी बात तो ये होती कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से या बिलावल ज़रदारी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है एब्सोल्युटली नॉट का, लेकिन वो आपने देखा बिल्कुल नहीं आया। अमेरिका ने यह भी अपने 3 साल के दौर के अंदर, इमरान खान के दौर में देखा कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर आपका GDP जो है 5% में गया, 5.5 मिलियन आपने जॉब्स क्रिएट की और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही थी। सो इस बात को समझें कि देखें जो बातें इमरान खान ने कही थी वही बातें सब आपके सामने आ रही है कि सबसे पहले एक ऐसी कमज़ोर हुकूमत को वो लेकर आए और ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेकर आए जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान से बाहर इंटरेस्ट क्यों है समर? इस वजह से हैं कि इनकी सारी जायदादें, अरबों रुपए जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं और वो जानते हैं कि इनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि ये US रजीम के ज़रिए जो सारा निज़ाम आया है, पहले इनको तब्दील किया गया, फिर इकॉनमी का सत्यानाश किया गया। वो आपके सामने की किस तरह हुई, क्योंकि ये संभाल नहीं सके। और अब जो है वो हमारे एटमी हथियार की तरफ आ रहे हैं। सो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इस तरह के मामलात को नहीं डील कर सकती है। आप समझते हैं कि बिलावल जरदारी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी जैसे शख्सियत के साथ कोई उनका कंपैरिजन है क्या? क्या मौजूदा वजीर आजम का इमरान खान के साथ कोई कंपैरिजन है? उनके अपने हरकतें शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे को जब वो वजीर खारजा थे तब भी कोई वाज़ेह हमें खारजा महाज पे कामयाबियां हासिल नहीं हो सकी। आज अगर आप बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके दौरे में देखें कौन सी मुझे बता दें। एक कम से कम आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो कम से कम थी ना। अमेरिका को यह पता था, फॉरेन कंट्रीज को यह पता था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी की गुलाम नहीं है, ये अपने फैसले लेगी। जब ही वजीर आजम इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जब बात हुई थी ड्रोन्स के ऊपर, तो ये जरूरी था अमेरिका के लिए कि वो ये सारे जो है ऐसा निजाम लेकर आए जो कि कमजोर निजाम होगा। सो अब ये सारी चीजें हमें उसके ऊपर भुगतनी पड़ेगी। एंकर को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को फॉर्मली तो एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने पूछा आपसे ना, खान साहब ने कोई ऐसा जवाब दिया? नहीं, देखिए खान साहब का जो स्टेटमेंट है बड़ा क्लियर आया है। उन्होंने तो अमेरिका से पूछा कि आप अपने बारे में बताएं ना कि कितनी जंगों के अंदर आप जो है मुलविस रहे, कितना नुकसान आपने पहुंचाया है। पाकिस्तान की तो जो निजाम है सारा न्यूक्लियर का वो तो बिल्कुल सेफ हैंड्स के अंदर है। यहां तक कि खान साहब ने यह स्टेटमेंट दी कि जब मेरा 3 साल का अरसा था तो मैंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर को बिल्कुल सेफ हैंड्स में देखा है। ये इंडिया के बारे में बात करें ना, ये वैसे मैं एक चीज यहाँ पे जरा वाज़ेह करता चलूं कि किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई मामला नहीं है। ये जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसकी सेफ्टी का एक बड़ा प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है। हुकूमत में जो भी है इससे मेरा इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इसका जो सिस्टम है वो कहीं और है और बहुत ही महफूज है। कौन वज़ीर आज़म होता है कौन नहीं होता है मेरा से इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमारे एटमी प्रोग्राम की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज शायद नहीं होती किसी हुकूमत के आने या ना आने से। वज़ीर आज़म कौन होगा ये मामला कहीं और देखा जा रहा है। अफनानुल्लाह साहब, लेकिन इकोनॉमी से फर्क पड़ता है, इकोनॉमी से बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है आपकी वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। यही मामला मैं जरा अफनानुल्लाह साहब के सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी
जी जी। अगर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, अगर आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे डॉलर जो है वो बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं आएगा, एक स्टॉक एक्सचेंज आपका जो है उसका सत्यानाश होगा, आपके एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, रिजर्व्स आपके पास नहीं होंगे। चले, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये ब्लैकमेल करेंगे आपको? अफनानुल्लाह साहब से भी जानना चाहूंगा। ठीक है अफनानुल्लाह साहब, पिछले 3-4 महीने से एक बात हम मुसलसल सुन रहे हैं, 2-3 दिन पहले भी हमने सुने वज़ीर आज़म की तरफ से कि जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो पाकिस्तान के खारजा अमूर पे जो हमारे ताल्लुकात थे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनका बेड़ा गर्क कर दिया था इमरान खान ने, उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तबाहकुन थी। आप लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी, हमने ताल्लुकात सारे अमेरिका के साथ भी ठीक कर दिए, पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, और आज हमने उसका नतीजा देख लिया कि अमेरिकी सदर ने क्या बयान दिया है। आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के जो दावे थे, उनकी तो आज कली खोल दी अमेरिकी सदर ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो हम पाकिस्तान का मुफाद देख के बनाते हैं। हम अपने जो ताकतवर मुल्क हैं उनको खुश करने के हिसाब से जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बनाते ना। हमने एक मामले के ऊपर जिसमें रशिया और यूक्रेन का जो जंग का मामला था उसके ऊपर हमने एब्सटेन किया वोट करने से, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो है ये उनको ये बात बुरी लगी और उसका ये रिएक्शन आ रहा है। ये हुई है बात। ये इसको इसके अलावा किसी और तनाजुर में देखना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रहेगी पाकिस्तान के एटमी असासों की, जिन लोगों ने पाकिस्तान में एटमी धमाके किए, जिस वक्त इमरान खान साहब की सियासी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो ये वो आगे उनको बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी जो न्यूक्लियर एसेट्स उन्हें कैसे करना है। जिन लोगों ने सीपैक को सैबोटाज किया, हम चलता हुआ सीपैक छोड़ के गए थे, 11,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने, 1700 किलोमीटर मोटरवे, हमने डैम बनाए, इन्होंने आगे उसको सबको सैबोटाज किया। एक प्रोजेक्ट इनको नहीं दिया चाइना ने जब से ये हमारी हुकूमत चेंज हुई। ये आगे कह रहे हैं कि जी अमेरिका के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। और आज जो वो जनरल साहब भी फरमा के गए हैं, ये वही लोग हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान लेके आए थे। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान जो हम लेके आ रहे हैं, इसका नतीजा होगा कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। उस वक्त तो किसी को नहीं याद, आज इनको याद आ गया सारों को, जब क्या कहते हैं मामला तो आज मुझे बता दें, ये जो बयान अमेरिकी सदर का आया, ये तो आपकी हुकूमत में आ रहा है। आप तो अपने हाजात यानी कि अमूर पे बड़ी कामयाबियों की हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 रोज से, पिछले चंद हफ्तों से, कि बड़ी ज़बरदस्त हमने कामयाबियां हासिल कर ली हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल कर दिए। वो कौन सी बहाली? आज तो अमेरिकी सदर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सवाल उठा दिया। देखिए बहाली जो है ना, वो मैंने जैसे आपको कहा कि हम अपना इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, और बहाली से जो है ना, वो आप उसको देखें कि जो IMF प्रोग्राम है वो रीस्टार्ट हुआ है। आप बहाली ये देखें कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपके बहुत सारे कर्जे रिस्केड्यूल करेंगे। ये बहाली है कहते हैं, ये थोड़ी है। आप बुनियादी तौर पे तो आपने अपने इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना होता है। उसके अलावा तो मेन काम तो ये है, आप जाके आप बदतमीजियाँ करें, आप उधर जाएं अपना ये जो है SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे हेड्स ऑफ स्टेट खड़े हों और आपका मुल्क का जो वजीर आज़म है वो बैठा हुआ हो, तो क्या तमाशा लगेगा। या आपको कोई शहजादा जो है वो जहाज से आप उसकी नकलें उतारें बैठ के उस जहाज के अंदर, तो क्या आपका क्या कहते हैं मुल्क का इमेज बनेगा। ये जहां गए इन्होंने जाके पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया, और उसके बाद जाते जाते पाकिस्तान की इकॉनमी में बारूदी सुरंगें बिछा के गए, IMF से ताल्लुकात खराब। और जब हमारा वजीर आजम भी जाके अमेरिकी सदर के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में लगा होगा, तो उससे भी जग हसाई होगी, उससे भी हमारी पोजीशन कमजोर होती है इंटरनेशनली। किस चीज से? अगर हमारा वजीर आजम अमेरिकी सदर के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए अगर लाइन में खड़ा हो, तो वो भी एक बड़ी जग हसाई वाला मामला होता है। देखिए ये लाइन में लगा हुआ मैंने तो नहीं देखा, आपने पता नहीं कहाँ देखा है। जो तस्वीर आई थी उसमें वो हाथ मिला रहे थे, और जो है वो मतलब कि फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो है वो इन चीज़ों को का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। अब उसको लेकिन वो जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि आपको लाया ही इसी मकसद के लिए गया था, आपको इसी मकसद के लिए लाया गया था, पाकिस्तान के कौमी जो मफाद है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का पैसा बाहर पड़ा, आप लोग बड़े आराम से ब्लैकमेल हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं आप। देखिए हमारे जो अपना जिनके बच्चे जो हैं वो गोल्ड्समिथ खानदान में पल रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। जिनकी जो है वो जो दुबई में और अमेरिका में जायदादें हैं, ये बुशरा बीबी और फरा गोगी की, उनके तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। जिन्होंने एटमी धमाके किए, जिन्होंने सीपैक किया,
जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की उनके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। ये जो लोग ये बात करते हैं, नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट 1998 में कहा था और बिल क्लिंटन को कहा था और 5 धमाके करके दिखाए थे। ये जाके टीवी के एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल के खुश होते फिर रहे। ये फ्री के टार्जन बनते फिरते, काम एक इन्होंने नहीं किया। आप बताएं ना 5-4 साल में आपने क्या पाकिस्तान के लिए चलता हुआ सीपेक आप खराब करके चले गए। आपने जाके चाइनीज को प्रोजेक्ट, चाइनीज ने बोला ये वाली बात कि पैसे मौजूद है, प्लानिंग मौजूद है, प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट है और इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। ये चाइनीज ने बोली है वाली बातें। चलिए अब आप तेज करके दिखा दें। मुझे बिफोर आई गो फॉर ए ब्रेक, मुझे अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। खुर्रम शेख जमान साहब, ये जो आपने मुआहिदा कर रखा है अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ, फेंटन एयरलॉक के साथ, तो ये मुआहिदा तो ख़त्म कर लें। ये जो डेविड फेंटन है, जो इसका बानी है, जो इसका सरबरा है, ये सबसे बड़ा मुखालिफ है पाकिस्तान के एटमी सासों का, एटमी प्रोग्राम का, तो रिवाइज कर रहे हैं इस मुआहिदे को या चलेगा वो? नहीं, देखें, एक बात को आप हमेशा याद रखें कि इमरान खान की जो प्रायोरिटी है वो हमेशा पाकिस्तान है और हमेशा अगर कोई इकदाम उन्होंने उठाया तो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठाया है। अब ये देखें ना कि ये बैठकर जो बातें कर रहे हैं, ये जो जितने अपनी मुझे इस पे जरा बता दें, अमेरिकी लॉबियस्ट फर्म का बता दें। बात बोली है आपने जो बात बोली है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई हकीकत है और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वो जरूर हकीकत है। रिकॉर्ड पे मौजूद है, इस बंदे ने किताबें लिखी हुई है, रिकॉर्ड पे इसके बयानात मौजूद है, बयानात मौजूद है डेविड फेंटन के। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सबसे बड़ा मुखालिफ है ये बंदा, लॉबिंग करता है अमेरिका के अंदर और आपने इसी के साथ मुआहिदा कर रखा है अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की प्रायोरिटी हमेशा से पाकिस्तान है। हमारे लिए कोई लॉबिस्ट जो है वो कभी भी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो फरमा रहे हैं सीपेक के बारे में, ये वो बातें जब टीवी पे बैठकर किसी को कुछ मालूम नहीं होता होगा तो बैठकर खाली पैं करें, उससे कुछ होता नहीं है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया, ये पूरी दुनिया ने तारीफें की थी। अमेरिका पाकिस्तान से पूछ रहा था कि कोविड के दौरान आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया कैसे, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ऊपर कैसे चलेगी, पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल हल कैसे हुए, डॉलर नीचे कैसे आया, पाकिस्तान के अंदर इतने लाखों लोगों को आपने रिलीफ किस तरह दिया, कैसे उस वक्त की इकॉनमी के अंदर आपने जो है सब्सिडीज दी। अब आप मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये नवाज शरीफ के दौर में अगर कोविड आ जाता तो हमने क्या करना था। ये चलो ये एक और बहस है, बहरहाल ये जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जरा मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग है कि इस तरह से अमेरिकी सदर का बड़ा खुल के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बात करना कि बड़ा बेकायदा है। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल कियोस है सर, जो यहाँ पे बिल्कुल फेलियर भी है, लेकिन लोग फायदा उठाते हैं, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जो सिचुएशन आपके मुल्क के अंदर होती है। इस वक्त एक बड़ा पॉलिटिकल कियोस है पाकिस्तान के अंदर, ये इसी वजह से हर सूरत में इसका ताल्लुक है बयान के साथ कनेक्टेड है। ये जी समर इमरान खान इसी वजह से कहते थे कि ये लोग खतरनाक हैं, ये मुल्क के लिए जो है इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनका होना, इनकी जायदादें अरबों रुपए बाहर होना इतना खतरनाक है। इनका तो कान मरोड़ के जो है ना, जो बाइडेन ने इनका कान मरोड़ के इनसे काम लेने, इनको हटाना मुल्क का मुफाद है, ये बैठे रहेंगे। आप समझें कि पाकिस्तान के लिए बड़े मसले हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे इस पे एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, मुझे इस पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यकीनी तौर पे जो एटमी प्रोग्राम है वो हमारी रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होगा, ना होने दिया जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कि ये सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम है इमरान खान की मकबूलियत का, और साथ ही साथ जो उनका मुतालबा है मुल्क में फौरी इलेक्शन का, ये बड़ा पॉपुलर सेंटिमेंट जो है ये कल खुल के सामने आ जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर या PDM खान साहब को कोई अपसेट शिकस्त देने वाली है, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, कल बहुत बड़ा ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जो है वो सजेगा, मैदान सजेगा, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहली मरतबा एक ही कैंडिडेट है 7 हल्कों में और वो कैंडिडेट है इमरान खान, जबकि मुकाबले में एक हल्के पे ANP के कैंडिडेट, 2 हल्कों में ANP के साथ मुकाबला है, एक हल्के पे JUI के साथ मुकाबला है, 2 हल्कों पे पीपल्स पार्टी के साथ, 2 हल्कों पे नून लीग के साथ और एक हल्के पर MQM के साथ मुकाबला है। यानी इमरान खान वर्सेस दी होल PDM
बड़ा टफ इलेक्शन है। ज़ाहिर है इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं मुसलसल के मेरे साथ सबसे बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है पाकिस्तानी अवाम की, मुझे मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहिए। तो ये रेफरेंडम होगा उनकी पॉपुलैरिटी का भी और इंतखाबात के मुतालबे का भी, जो पॉपुलर मुतालबा वो कर रहे हैं। तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये तो बड़ा टफ इलेक्शन आपके लिए, वो कोई बहुत बड़ी तगड़ी कैंपेन जो है PMLN की तरफ से या PDM की दीगर जमातों की तरफ से नजर नहीं आई, मां सिवाय ANP के, चूंकि उनके अपने सूबाई सरबराह जो अहमद वली खान है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी इतनी बड़ी हैवी कैंपेन नजर नहीं आई PMLN की तरफ से। क्या आप पहले से माइंड बनाया हुआ है कि मुश्किल है इमरान खान को हराना? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, हमने इनको बहुत दफ़ा हराया है, हमने बल्कि ज़्यादा दफ़ा इनको हराया ही है। और जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ बल्कि हफ्तों में जो ये सलाम ज़दगान के साथ इन्होंने किया है कि बजाय इसके कि अपनी सियासत छोड़ के उनकी मदद करते, ये उनकी जो है वो अपनी सियासत चमकाते रहे और उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं की, और बल्कि उनके नाम को इस्तेमाल करके पैसा बटोरा आवाम से, जैसे हमेशा बटोरते हैं। ननकाना साहब में कोई सैलाब नहीं आया, फैसलाबाद के अंदर कोई सैलाब नहीं आया, वहाँ तो कैंपेन हो सकती थी जाके आपकी। नहीं, वो कैंपेन तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे लोकल लेवल के ऊपर जो हमारे लीडरान हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, और जो है वो इंशाल्लाह जो है उसका रिजल्ट कल आ जाएगा। और हम इस बात की पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ज़्यादा सीटों के ऊपर PDM की जमातें ही जीतेंगी। जहाँ तक ये बात रहेगी या कहते हैं CPEC के प्रोजेक्ट्स की, देखें मैं जो हूँ वो मतलब जहालत जो है ना, हर दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, जहालत का कोई इलाज नहीं है। मैं प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ जो PMLN के दौर में हुए। हमने जो है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू, कराची को ले लेते, ग्रीन लाइन का मंसूबा हमने शुरू किया, जिना टर्मिनल हमने बनाया, कराची हैदराबाद मोटरवे हमने बनाई, पोर्ट कासिम पे कोल फायर्ड पावर प्लांट 1400 मेगावाट का हमने लगाया। हमने कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, हमने कराची का वो वाला मसला हल किया। आप आगे से फै ना करें, आगे से बताएं आपने क्या किया 4 साल में। आपके पास प्रोजेक्ट गिनवाने को है नहीं, उसने तारीफें की, इसने तारीफें की, किसने तारीफें की भाई? आप बताएं ना, आपने इस मुल्क के आवाम के लिए कितने डैम बनाए, कितनी मोटरवेज बनाई, कितनी इन्वेस्टमेंट चाइना से लेके आए पाकिस्तान? आप बजाय इसके के प्रोजेक्ट, वो तो 250-300 डैम्स का तो आ रहा है, छोटे डैम्स बनाए गए हैं। वो तो आपके खुद जो मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डैम्स बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, काम शुरू है उन पे। मुझे एक मेमन डैम इनके दौर में शुरू हुआ है, छोटे डैम्स की बात कर रहा हूँ जो कि शुरू है। मेरी गुजारिश सुन लेना, दासू डैम हम शुरू करके गए, जामिर बादशाह की जमीन हमने प्रोक्योर की, कैरेट डैम जो है हमने 80% कंप्लीट कर दिया था 2018 में, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है कहते। अच्छा, मुझे ये डैम्स वाले मामले को छोड़े, कल जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें इन 8 कौमी असम्बली की हलकों पर और 3 सूबाई असम्बली की हलकों पर लोग आपको क्यों वोट देंगे? आपको बताएं जरा, वो वजह क्या होगी? अगर चाहते हैं कि 3 वजूहात बयान कर दें। अगर वो डिलीवरी चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां बेहतर हो, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में मोटरवेज बने, डैम्स बने, ये पिछले 6 महीनों वाली जिंदगी बेहतर होने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो हमें वोट दें। अगर उन्होंने खाली जो है वो ड्रामे देखने हैं और शोबाजी देखनी है तो आप PTI को वोट दे दें, उनसे बड़े ड्रामेबाज कोई है ही नहीं। देखें ना, आपको प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप टीवी पे आके बोलते हैं हमने 350 डैम बनाए, आप एक्चुअल आपको बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप टीवी पे आके कहते हैं हमने जो है वो चांद पे चले गए, इनके एक वजीर बोलते थे 2021 में हम जो है वो स्पेस में जाएंगे, वो आज तक उनसे ढूंढते फिरते हैं वो कहाँ गया। ख्वाहिश तो अच्छी थी, इरादा तो अच्छा था, कोशिश तो अच्छी थी, बिल्कुल हमें जाना चाहिए। लोगों के पेट नहीं भरते ना, कहानियां सुना के आवाम के पेट भर के तो नहीं भरेंगे ना। खुद इस मुल्क को तबाह बर्बाद, इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद। चले, वो तो फिर हुकूमत पे नहीं रहे, ज़ाहिर 3 महीनों के अंदर तो फिर नहीं बन सकता था, उस बयान देने के स्पेस प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता था। खुर्रम जमान साहब, क्यों कल लोग इमरान खान को वोट देंगे, क्यों वोट दें? जरा 3 वजूहात तो बयान कर दें जरा। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल वजूहात आपको बताता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताऊं कि ये खुद जब आपने इनसे सवाल किया कि आपकी तो कोई कैंपेन ही नहीं हुई इलेक्शन की, तो असल में ये तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है, आवाम के सामने जाएंगे कैसे? इन्होंने कहा कि लोकल लेवल के ऊपर जो है हम कैंपेन चला रहे हैं, तो अब ये PDM जो है ना समर, ये लोकल लेवल की ही रह गई है। देखें, आपके सामने है कि जितनी भी हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे इमरान खान साहब ने कैंपेन चलाई, लाखों लोग आए हर जलसे के अंदर, आपको जवाब मिल गया है कि कल कौन सी सियासी जमात जीतेगी और कौन रोएगी। लाखों लोगों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने फरमाया कि लोग क्यों वोट दें, इनसे भी सवाल किया। ये कहते हैं कि लोग अगर जान छुड़ाना चाहें, लोग आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं जनाब। आज से 4-5 महीने पहले जब हम यहां पर थे
तो पेट्रोल के रेट वो नहीं थे जो आज हैं, ना डीजल के रेट ऐसे थे। बिजली के जो आपने जो रेट्स कर दिए, लोगों की चीखें निकाल दी हैं आपने। महंगाई की ये आलम है कि ना लोग मुर्गी खा सकते, ना गोश्त खा सकते, ना सब्जी, ना दाल। करप्शन का आलम यह है कि आप यहां पर बैठे हुए अपने केसेस खत्म करवाने के लिए, वहां पे बैठे हुए जो आपने खुर्रम साहब, ये तो पिछले 6 महीनों के दौरान मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही वो ज्यादा जरा आवाम की नजरों में आ गई, जरा ये ज्यादा देर ताब आ गए, वरना 6 महीने पहले जो आपका हाल था वो भी सबके सामने है कि उस वक्त भी आवाज की चीखें निकाल दी थी आपकी परफॉर्मेंस में। इनका जो मकसद था ना समर, वो इनका मकसद पूरा हो गया। इनका मकसद था कि जितने केसेस थे उन्होंने खत्म कराने थे, वो उनके हो गए केसेस। एक जो है मार्क लग गया कि कहां तक नैब कितने करोड़ रुपए की केसेस पे तहकीकात कर सकती है, वो इनका मसला आसान हो गया। ये तो वही लोग हैं जो जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटना चाहते थे और जरदारी फरमाते थे कि नवाज शरीफ तो जो है वो हारियों उनके पास आ गई है, तो अल्लाह भी हमें वो कहते थे जादू की छड़ी। देखें अवाम समर साहब बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। अब उनके पास बहुत तगड़ी एक पावर आ गई है, शहबाज शरीफ साहब के पास एक बहुत तगड़ी पावर है, एक डिवाइन पावर है उनके पास कि वो जादू की छड़ी कहा जाता था, उनके पास एक जादुई फूंक आ गई है कि वो फूंक अगर मार देंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सियासत का आपकी और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। सर आपको मैं सुनाता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के अंदर आज उन्होंने बताया कि उनके पास एक बड़ी तगड़ी फूंक है। वो फूंक किसकी है, वो कैसे सब कुछ बदल सकती है, बुरे को अच्छे में, अच्छे को बुरे में। जरा सुन लें। अल्लाह ताला का करम है, पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए। जरा मुलाजा कीजिएगा, मैंने फूंक की बात की है, जादू टूने की बात नहीं की मैंने। वैसे अगर हजरत एक खास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा बिल्कुल, और वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूंक ही मारेंगे काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब अगर इमरान खान को फूंकों से ही गिराना है तो फिर मेरे ख्याल से सियासत छोड़ ही दें और कोई और काम शुरू कर दें। इन्होंने जी समर इन्होंने फूंक मारी, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई। इन्होंने फूंक मारी, मैं इस पे डिटेल जो आप ब्रेक के बाद दूंगा, जरा लोगों के बिजली के बिल बढ़ गए। इन्होंने फूंक मारी, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। पाकिस्तान का इन्होंने फूके मार मार के सत्यानाश कर दिया। ये उन्होंने मौलाना साहब से बनिगाला की तरफ मुड़ के भी फूंक मारने की फरमाइश कर दी है। मैं जरा ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगा। जरा मुझे एक ब्रेक लेनी है, खुर्रम शेरजमान साहब माजरत खाऊं, ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ये जादुई फूंक क्या क्या बदल सकती है मुल्क के अंदर। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की फूंक से मुल्क की मईशत ठीक हुई है और इसी फूंक से अगर वो किसी खास तरफ मुड़ के यानी बनिगाला की तरफ उनका मुमकिन तौर पर इशारा था कि वहाँ मुड़ के मारे तो एक और बड़ा मसला हल हो जाएगा। आप खुर्रम शेरजमान साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज़। जी देखिए, मैं आपसे ये फरमा रहा था कि ये सारी फूके तो हैं जो पिछले दोनों सियासी जमातों ने इस मुल्क के ऊपर फूकी हैं। आज मुल्क के जो हालात हुए हैं उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे फूके मारते रहे और बाहर मुल्क का पैसा भेजते रहे, बाहर अपनी जायदादें बनाते रहे। आज देखें हम किधर आके खड़े हो गए। सो ये जिम्मेदार हैं आज मुल्क की बर्बादी के, मुल्क की तबाही के, वरना पाकिस्तान ने तो आगे निकल जाना था। 3.5 साल के अरसे में आपने देखा कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किस तरह पाकिस्तान को आपका पॉइंट अभी वो आ गया खुर्रम शेरजमान साहब, आई हैव टू कंक्लूड हियर। नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया पीछे जा रही थी, लेकिन वाहिद मुल्क पाकिस्तान जो आगे बढ़ रहा था, इनकी फूकों की वजह से मुल्क के आज ये हशर हो गए हैं कि वो कह रहे हैं मुल्क के अगर बनिगाला की तरफ मारी तो खान साहब का भी जो है वो सियासी नुकसान हो सकता है काफी बड़ा। जी ये इनको चाहिए कि तौबा करें। इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जब फूके इनके ऊपर मारना शुरू कर दी ना और घरों से बाहर निकल गए तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा जबरदस्त फूंकों का मुकाबला शुरू हो गया जी। अल्लाह माफ करे पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये किस नहज पे हम आ गए जी। अफनानुल्लाह साहब, अगर नौबत फूंके मारने पर ही आ गई है तो फिर माजरत ही है, फिर इनकार ही समझे। लाइटर नोट में बात की थी, उसको इतना बड़ा वो बतंगड़ बनाना चाहिए था। हम कम का वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बातें कर रहा है। वो लाइटर नोट पे बात की थी खुर्रम शेरजमान साहब। जादू टोने पे यकीन नहीं करते और हम भत्ताखोरी पे यकीन नहीं करते। एक चीज होती है ना कि लाइटर नोट पे क्यों इस तरह की बात करें। उनको तौबा करनी चाहिए,
जो ज़मीनों पे कब्जे करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप जो है वो लोगों से भत्ते लें, आप लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करें, वो आके टीवी पे करप्शन की भाषण दें। ये सिर्फ पीटीआई का कमाल है। ये जो सारे के सारी लैंड माफिया है वो पार्टी के अंदर बिठाई हुई है। और आपकी पार्टी में कोई लैंड माफिया नहीं है क्या? हमारे में इस तरह का नहीं है, भत्ताखोरी तो नहीं है। अभी इनके साथ इल्जामात हमारे लगते थे। देखिए हमने जो है वो पाकिस्तान जिन लोगों पे ये लगाते थे आज वो इनके साथी हो गए। जी जी जी, मिलकर आए नवाज शरीफ से वो जी नून ने किए, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो बड़े आपके एयरपोर्ट्स हैं, जो रेल रोड्स हैं, जो मोटरवेज हैं, जो कराची के सारे बड़े प्रोजेक्ट हमने किया। इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है? ये सिर्फ हवाई बातें करने से क्या कहते हैं आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। जिनको शुगर माफिया ये कहते थे वो चले बहरहाल वो आप इतनी बड़ी ग्लोरी जो गिन रहे हैं अफसानुल्लाह साहब, उससे अब हालात जो हैं आपके भी फोकों पर आगे हैं। चले बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरे मुआशी इस वक्त बहरान का शिकार है। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दो चीज़ों पे सियासत ज़रूर करें, सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें, हुकूमत के साथ भी करें, लेकिन इकॉनमी पर और कौमी सलामती के मामलात बिलखुसूस हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उस पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पर मिल के यकजा होकर पाकिस्तान का केस डिफेंड करना चाहिए। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।